Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। मैं हर रोज़ अपने प्रोग्राम में आमतौर पर ऐसी किसी मर्डर मिस्ट्री के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होता हूं जिसको पुलिस ने बहुत मेहनत से सॉल्व किया हुआ होता है। मगर आज मैं एक डेवलपिंग स्टोरी के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूं और वो स्टोरी है इज़राइल और ईरान के बीच चल रही तनातनी की और ईरान में जो हमास के पॉलिटिकल विंग के नेता कह लें या बहुत सारे लोगों की नज़र में आतंकवादी भी इस्माइल हानिया, उसके मौत के बाद पैदा हुए हालात की। तो सबसे पहले तो मामला ये है कि इस्माइल हानिया की मौत हुई कैसे। इससे पहले जब ये घटना हुई थी उस समय एक साथ कई थ्योरीज सामने आई थी। एक तो ये कहा गया कि शायद कोई ड्रोन अटैक है, बाद में ये कहा गया कि नहीं कोई मिसाइल अटैक है, फिर ये कहा गया कि नहीं बाहर से नहीं ईरान के अंदर से ही किसी ने मिसाइल फायर की है। तो इस तरह से तीन थ्योरी पहले सामने आई और उसके बाद ये कहा गया न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के हवाले से कि इस्माइल हानिया की मौत जो है वो किसी मिसाइल या ड्रोन अटैक की वजह से नहीं बल्कि उसी कमरे में जिसमें इस्माइल हानिया ठहरा हुआ था उस कमरे में अंदर से ब्लास्ट हुआ। और इसके लिए बहुत पहले तकरीबन 2 महीने पहले प्लानिंग की गई थी और बॉम्ब प्लांट कर दिया गया था उस कमरे में, उस गेस्ट हाउस में। और जब इस्माइल हानिया वहाँ पर आया और रुका तो रात को उसमें धमाका हो गया। तो इसके कहने का सीधा सा मतलब ये था कि एक ऐसी जगह जो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और ईरानी सुरक्षा गार्ड जिस जगह की चौकसी करते हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो ईरान की फ़ौज है उसकी निगरानी में रहने वाली एक जगह, एक गेस्ट हाउस, उसके अंदर बॉम्ब प्लांट किया गया और उस बम धमाके में इस्माइल हानिया की मौत हुई। तो ये खबर सामने आने के बाद अपने आप में ईरान पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। सवालिया निशान ये कि आखिर ईरान अपने एक गेस्ट को जो कतर से वहाँ आया था और हमास जिसका प्रबल समर्थक ईरान है, हमास के एक लीडर को ईरान कैसे बचा नहीं पाया, कैसे सुरक्षित नहीं रख पाया। और ईरान के अंदर के ही कुछ लोग जो शायद ईरान के दुश्मन मुल्क इजराइल से मिले हुए थे, उन लोगों ने उस कमरे में बॉम्ब प्लांट कर दिया जिससे इस्माइल हानिया की मौत हुई। तो कहने का मतलब ये कि जब ये थ्योरी सामने आई तो ईरान की अच्छी खासी किरकिरी हुई, यानी घनघोर बेइज्जती जिसे कहते हैं, क्योंकि ये ईरान की सिक्योरिटी पर और ईरान का जो इंटरनल सिस्टम है विजिलेंस का, चेक एंड बैलेंस का, इंटेलिजेंस का, उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान था। मगर एक दिन गुजरते गुजरते ईरान ने इस मामले में एक नई थ्योरी सामने रख दी और वो नई थ्योरी ये है कि इस्माइल हानिया की मौत एक मिसाइल अटैक से ही हुई, लेकिन ये मिसाइल कहीं बाहर से या ईरान के बाहर से लॉन्च नहीं किया गया, बल्कि मिसाइल कहीं ईरान की राजधानी तेहरान से ही छोड़ी गई और उस मिसाइल ने पिन पॉइंट तरीके से इस्माइल हानिया के कमरे को टारगेट किया और इस्माइल हानिया की मौत हो गई। ये कहकर ईरानी सुरक्षा एजेंसियां ये कहा जा सकता है कि अपनी झेप मिटाने की कोशिश कर रही हैं और ख़ासकर जिसे कहते हैं ना कि किरकिरी बहुत ज़्यादा हो रही है या आप कह लें कि बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको थोड़ा कम करने की कोशिश कर रही हैं, शायद ये कहते हुए कि नहीं बॉम्ब वहाँ प्लांट नहीं हुआ बल्कि बाहर से ही किसी ने हमला किया। लेकिन बाहर से अगर हमला किया गया और वो हमला तेहरान से ही हुआ तो इसका जवाब भी ईरान को ही ढूंढना है, ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस को ही ढूंढना है कि उसी की राजधानी में तेहरान में आखिर वो कौन लोग थे जो मिसाइल लेकर बैठे हुए थे। और तकरीबन 7 किलो असलहे वाला मिसाइल फायर किया गया जो आधी रात को उसके गेस्ट इस्माइल हानिया के कमरे में जाकर गिरा और उसके गिरने के साथ ही इस्माइल हानिया की मौत हुई। तो कहने का मतलब ये कि ईरान की हालत फ़िलहाल इस मामले में इधर कुआं उधर खाई वाली है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि निगलो तो मौत उगलो तो अंधा वाली है। और ईरान को जवाब देते नहीं बन रहा कि आखिर इस्माइल हानिया की मौत हुई कैसे, क्योंकि दोनों ही सूरत में सवाल ईरान के ऊपर ही है, ईरान के सिक्योरिटी एजेंसीज़ पर ही है। यही वजह है कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता है अयातुल्ला खुमैनी, उन्होंने ये कहा है कि चूँकि इस्माइल हानिया ने हमारी धरती पर, हमारी सरजमीन पर बलिदान
दिया है तो इस बलिदान का बदला तो वो लेकर रहेंगे और इजराइल को वो सबक सिखा कर रहेंगे। हालांकि दूसरी तरफ आमतौर पर जो इजराइल अपने दुश्मनों को हिट करने के बाद उसका क्रेडिट लेने या फिर उसकी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटता, उस इजराइल ने इस हमले के बाद अपना मुंह सी रखा है। आधिकारिक रूप से इजराइल ने एक बार भी यह नहीं कहा कि उसने इस्माइल हानिया की हत्या की है या इस्माइल हानिया को मार गिरा है। ऐसे में आखिर इस्माइल हानिया की मौत कैसे हुई और वो कौन सी थ्योरी है जिसकी वजह से इस्माइल हानिया मारा गया, ये अभी भी अनसुलझा है। ये पूरा मामला एक पहेली बना हुआ है। इस बीच जिस तरह से ईरान ने और ईरान के साथ साथ जो उसके प्रॉक्सीज हैं, प्रॉक्सीज मतलब छद्म तरीके से ईरान की तरफ से युद्ध लड़ने वाले संगठन है, चाहे वो हिजबुल्ला हो, हुती विद्रोही हो या फिर खुद हमास हो, इन सारे संगठनों ने फिर से इजराइल को देख लेने की धमकी दी है। ईरान ने तो खैर कहा है कि वो इजराइल को सबक सिखाएगा। साथ ही लेबनान और दूसरे जो देश हैं आसपास के इलाके में, उनमें भी गोलबंदी होने लगी है कि वो इजराइल से टकराए और इस्माइल हानिया की मौत का बदला ले। लेकिन इजराइल ने भी ये कहा है कि वो अपनी रक्षा करेगा ही, और इजराइल पहले से ये कहता रहा है। लेकिन इजराइल से ज़्यादा इस बार अमेरिका इस मामले में मुखर है, और अमेरिका ने साफ कहा है कि अगर इस मामले में ईरान इजराइल के साथ टकराने की गलती करता है तो अमेरिका इजराइल के हक में ईरान से टकराएगा और इजराइल की पूरी मदद करेगा, उसे बचाने की कोशिश करेगा। अमेरिका ने सिर्फ ये बात नहीं कही है, बल्कि इसके साथ साथ जो जंगी जहाज़ हैं उसे उस इलाके में और ज़्यादा उसकी तैनाती बढ़ा दी है। और जो भी फोर्स मोबिलाइजेशन वाली जो बातें होती है, चाहे वो असलहे और हथियारों की को एक जगह इकट्ठा करना हो, स्ट्रैटेजिकली अगर ईरान हमला करता है तो कैसे उसे काउंटर करना है, इसके बारे में बात करना हो, ये सारी तैयारियां अमेरिका ने शुरू कर दी है। अमेरिका ने G7 देशों के जो प्रतिनिधि हैं या G7 देश जो हैं उनसे भी इस नए डेवलपमेंट को लेकर बात की है, और ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ी हुई है कि शायद इस्माइल हानिया की मौत नए सिरे से उस पूरे इलाके में एक जंग की शुरुआत करा सकती है। अब आपको मैं बताऊं, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ हाल के दिनों में, यानी 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने आतंकी हमला किया था इजराइल के ऊपर, तब से अब तक इजराइल के तकरीबन 1200 लोग इस लड़ाई में, इस जंग में मारे जा चुके हैं। जबकि इजराइल ने जो पलटवार किया है उसमें उसने गाज़ा को, फिलिस्तीन को और हमास को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, और तकरीबन 40,000 के आसपास लोग, जहां तक मेरी जानकारी है या जहां तक मुझे याद है, तकरीबन 40,000 लोग उसने मार दिए हैं। और इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं, और कई सारे ऐसे भी हैं जो निहत्थे बेगुनाह सिविलियन हैं, बल्कि उनकी तादाद ही ज़्यादा है। लेकिन विडंबना देखिए कि इतने सारे लोगों के मौत और इतने सारे लोगों की जान जाने के बावजूद तनाव कभी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था जितना ज़्यादा तनाव अभी हिजबुल्ला के एक नेता फऊद शुक्र के मारे जाने के बाद और हमास के नेता इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद बढ़ा है। तो ये अपने आप में एक नए किस्म का डेवलपमेंट है जो ईरान, इजराइल और पूरे आसपास के इलाके में हो रहा है, और हालात ऐसे बन रहे हैं कि कभी भी ईरान और इजराइल में आमने सामने की टक्कर हो सकती है। हालांकि दोनों ही देश ये जानते हैं कि वो काफ़ी ताकतवर हैं जंग के मामले में भी, और ऐसे में अगर लड़ाई छिड़ती है तो नुकसान जो है दोनों देशों को बहुत भारी चुकानी पड़ सकती है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। अगर मैं इस सारी बातों को सम अप करूं तो एक तो ये कि जंग के हालात बने हुए हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और दूसरा ये कि जंग के हालात बनने के बावजूद और इस्माइल हानिया की मौत हो जाने के बावजूद ये अपने आप में एक सवाल है, अपने आप में एक पहेली है कि आखिर इस्माइल हानिया की जान गई तो कैसे गई। क्या हमला कमरे के अंदर से ही हुआ, धमाका कमरे के अंदर से हुआ? अगर बाहर से हुआ तो क्या ईरान से हुआ, तेहरान से हुआ, या फिर बिल्कुल ही मुल्क के बाहर से हुआ? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो इंटरनल सोर्सेज है ईरान के, चाहे वो फ़ौज से जुड़े हुए लोग हों, इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग हों, या फिर ईरान की न्यूज़ एजेंसीज़ हो, वो अब तक जो अलग अलग दावे किए गए हैं उसमें जो एक बात निकल कर सामने आई है वो ये कि ये अटैक, ये धमाका, ये हमला ईरान के अंदर से ही हुआ, फिर चाहे वो कमरे के अंदर हुआ हो या कमरे के बाहर तेहरान से कहीं किसी और जगह से वो मिसाइल फायर की गई हो। तो ये अपने आप में ईरान के इंटरनल सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल ईरान की जो फ़ौज है, रेवोल्यूशनरी गार्ड, उसने ये तो बता दिया है कि हमला बाहर से हुआ,
तेहरान के अंदर से ही हुआ, कमरे के अंदर से नहीं हुआ। लेकिन अभी भी फौज या इंटेलिजेंस ये नहीं बता पाई है कि हमले का इनिशिएशन यानी शुरुआत कहाँ से हुई और एग्जैक्टली वो मिसाइल लॉन्च कहाँ से की गई। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में ईरान को देना होगा। तो ये थी एक लेटेस्ट अपडेट, मुझे लगा कि आप लोगों से साझा करूं, और ख़ासकर तब जब बांग्लादेश में नया बवाल छिड़ गया है। आप लोगों को पता है वहाँ भी दंगों की शुरुआत हो चुकी है और कोटा विरोधी आंदोलन वहाँ चल रहा है, सैकड़ों लोगों की वहाँ मौत हो चुकी है। वहाँ की जो नेता है शेख हसीना, उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा है। तो इस तरह की स्थिति के बीच ईरान में जो डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे लगा कि उसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आज थोड़ी वक्त की पाबंदी है, माफ़ कीजिएगा, किसी का कमेंट या नाम फ़िलहाल मैं आज अपने इस प्रोग्राम में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस पेशकश पर अपनी राय ज़रूर दें, और आगे मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।